संध्या 21 वर्ष की हो चुकी थी और अब उसके माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, इसलिए संध्या की शादी खोजी जाने लगी। संध्या बहुत ही खूबसूरत और गुणवान लड़की थी, जिससे शादी करने के लिए कोई भी लड़के वाले आसानी से तैयार हो जाते। लेकिन संध्या अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप का कहना था कि अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है और समय पर शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए संध्या तैयार हो गई थी। संध्या को बचपन से ही कुछ धुंधली धुंधली सी तस्वीरें दिखाई पड़ती थी और कुछ लोग और हल्की हल्की सी आवाज़ें भी सुनाई पड़ती थीं सपनों में, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि यह लोग कौन है और उसे कुछ भी याद नहीं आता था। पर ऐसा लगता था कि वह उसके जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना है जिसे कि वह बहुत याद करने की कोशिश करती थी, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। पर उन अनजान लोगों से उसका बहुत लगाव था, ऐसा उसे महसूस होता था। कई बार उसने अपने माता पिता से इस बारे में पूछा और उनका भी कहना था, हमारे सारे अपने तो हमारे आसपास ही हैं, तुम्हें कोई वहम होता होगा। संध्या ने भी इसे अपना वहम मान लिया था और अब तो उसकी शादी खोजी जा रही थी, तो उसे नए जीवन में प्रवेश करना था। पर एक नए जीवन में प्रवेश करने की जो खुशी एक लड़की के मन में होती है, वह संध्या के मन में नहीं थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि वह शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि जहाँ उसकी शादी होगी वह लोग उसके अपने नहीं होंगे, उसके अपने कोई और हैं। पर उसे कुछ भी याद नहीं आता था और उसे लगता था कि यह सब कुछ उसका वहम है। इसलिए उसने भी अब जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद आकाश और उसके पापा सुधाकर जी संध्या को देखने के लिए आए। आकाश 23 वर्ष का खूबसूरत नौजवान था, लंबा, गोरा चिट्टा, बिल्कुल किसी लड़की के सपनों के राजकुमार जैसा। आकाश के पिता सुधाकर जी की फर्नीचर की दुकान थी, शहर की सबसे बड़ी फर्नीचर की दुकान, और बहुत ही अच्छी खासी चलती थी। शहर के जाने माने लोगों में उनकी गिनती होती थी। इसलिए संध्या के माता पिता चाहते थे कि संध्या यह शादी करने को तैयार हो जाए। ऐसी शादी दोबारा नहीं मिलेगी। और आकाश को देखते ही संध्या के माता पिता तो उसके रंग रूप पर मोहित हो गए थे। ऊपर से इकलौता बेटा, उस पूरी दुकान का इकलौता वारिस, इसलिए धन संपत्ति के लिए भी कुछ सोचना ही नहीं था। पूरी तरह से सेटल था आकाश। पर बस एक ही कमी थी, आकाश की माँ नहीं थी। लेकिन इतना कॉम्प्रोमाइज तो कोई कर ही सकता था। इसलिए संध्या के माता पिता चाहते थे संध्या और आकाश की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। आकाश संध्या को देखते ही उसके रंग रूप पर मोहित हो गया था और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। आकाश के पिता सुधाकर जी को भी संध्या बहुत पसंद आई और उन्होंने बोला, भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप भी अपनी बेटी से उसकी पसंद के बारे में पूछ लीजिए और आप सोच समझकर शादी की डेट फाइनल कर लीजिए। अपनी बेटी से पूछकर कि उन्हें हमारा बेटा पसंद है या नहीं। संध्या के माता पिता बहुत खुश हुए और बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, आपके बेटे को देखकर भला कोई नापसंद कर सकता है। इसमें संध्या से क्या पूछना, बस अब जल्दी से हम शादी की डेट फाइनल करते हैं और जल्दी से संध्या और आकाश की शादी करते हैं। संध्या वहीं बैठी हुई थी और वह एकाएक बोल पड़ी, नहीं पापा, मैं यह शादी नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यह शादी नहीं कर सकती, यह शादी नहीं, एक पाप होगा। यह बोलते हुए संध्या रोती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि संध्या ऐसी बातें क्यों कर रही है और संध्या की माँ उसके पीछे दौड़ती हुई गई। संध्या के पिता ने आकाश और उसके पिता सुधाकर से बोला कि वह शादी की बात सुनकर लगता है थोड़ी घबरा गई है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है। कोई बात नहीं, अभी उसकी माँ उसे समझा देगी। आप लोग परेशान मत होइए, हमारी बेटी बहुत ही समझदार है। आकाश और सुधाकर को भी लगा कि शायद संध्या शादी की बात सुनकर घबरा गई है, इसलिए वह लोग भी बोले, ठीक है, अभी आप संध्या को आराम करने दीजिए, हम कल इस बारे में बात करते हैं। यह कहकर आकाश और उसके पिता सुधाकर अपने घर चले गए। इधर संध्या अपने रूम में बैठकर रो रही थी। वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। उसके मम्मी पापा परेशान हो गए कि संध्या को क्या हो गया है, वह इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही है। संध्या के मम्मी पापा ने संध्या से बोला, बेटा घबरा मत, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो हम जबरदस्ती तेरी शादी आकाश के साथ नहीं करेंगे, पर तू हमें यह तो बता कि आखिर बात क्या है। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारी बेटी को अचानक क्या हो गया। अभी तो तू ठीक ठाक थी,
हमें बहुत घबराहट हो रही है बेटी, तो हमें बता आखिर बात क्या है, और हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। संध्या अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगी और बोली, मम्मी मैं आकाश से शादी नहीं कर सकती, यह बहुत बड़ा पाप होगा। उसकी मम्मी ने बोला, पागल है क्या बेटा, पाप कैसे होगा, इतना सुंदर लड़का है आकाश, तेरा हम उम्र भी है, तू 21 साल की है, वह बस तुझसे 2 साल बड़ा है, 23 साल का है, इतनी अच्छी जोड़ी लगेगी तुम दोनों की, इसमें पाप वाली कौन सी बात हो गई। हमारी जात बिरादरी का है, अच्छे से सेटल है, कोई कमी नहीं है, खानदानी लोग हैं, लड़के के पिता का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, शहर की जानी मानी सबसे बड़ी फर्नीचर की दुकान है, बस एक कमी है कि लड़के की माँ नहीं है, वह भगवान के पास जा चुकी है, इतना तो कॉम्प्रोमाइज किया ही जा सकता है, तो इसमें पाप वाली कौन सी बात हो गई। संध्या ने बोला, आप लोगों को कुछ नहीं पता मम्मी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जो मैं सपने में देखती थी वह सारे सपने अब मेरी आंखों के सामने हकीकत के रूप में आ चुके हैं और सारी सच्चाई मैं जान चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं पता। संध्या की मम्मी ने बोला, क्या बोल रही हो बेटा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ। संध्या ने बोला, मम्मी मैं आकाश से किसी कीमत पर भी शादी नहीं कर सकती, और यह पाप इसलिए होगा क्योंकि एक माँ अपने बेटे से शादी नहीं कर सकती। आकाश मेरा बेटा है, और क्या एक माँ और बेटे की शादी हो सकती है। संध्या की मम्मी ने बोला, पागल हो गई हो क्या, आकाश तेरा बेटा कैसे हो सकता है, तेरी अभी शादी ही कहाँ हुई है, ऊपर से तेरी उम्र 21 साल है, आकाश की उम्र 23 साल है, क्या ऐसा हो सकता है कि माँ की उम्र 21 साल हो और बेटे की उम्र 23 साल हो। आकाश से तो तू कभी मिली भी नहीं, फिर आकाश तेरा बेटा कैसे हो सकता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। संध्या ने बोला, नहीं मम्मी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, आकाश मेरा ही बेटा है, मैंने ही आकाश को जन्म दिया है, लेकिन इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। संध्या की मम्मी ने बोला, पागल हो गई है क्या। संध्या ने बोला, नहीं मम्मी मैं पागल नहीं हुई हूँ, आकाश के पापा सुधाकर मेरे पति हैं, मैं सुधाकर की पत्नी रजनी हूँ, मैं पिछले जन्म की रजनी हूँ मम्मी, मुझे अब तक याद नहीं आ रहा था पर अब याद आ गया है। आज आकाश और उसके पापा सुधाकर को देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं सुधाकर की पत्नी रजनी हूँ और आकाश को मैंने ही जन्म दिया था। मैं आकाश को नहीं पहचानती क्योंकि जब मेरी मृत्यु हुई थी तो आकाश सिर्फ 1 साल का था, लेकिन सुधाकर को देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया, वह मेरे पिछले जन्म के पति हैं। संध्या के माँ बाप ने बोला, पागल है क्या तू, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, पिछले जन्म का पति, पिछले जन्म का बेटा, यह सब फिल्मी बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुझे शादी नहीं करनी है मत कर, पर ऐसी मनगढ़ंत बातें तो मत बना, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें पता है तुझे शादी करने का मन नहीं है, इसलिए तू यह झूठी कहानी सुना रही है, लेकिन ऐसी बातें करके तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है। तू साफ साफ शादी के लिए मना कर दे, हम जबरदस्ती तो तेरी शादी आकाश से नहीं कर देंगे। संध्या ने बोला, नहीं मम्मी शादी तो मुझे अब करनी है, हर हाल में करनी है, लेकिन आकाश से नहीं, सुधाकर से, मेरे पति से, मेरे पिछले जन्म के पति से। संध्या के पापा ने बोला, पागल हो गई है क्या, सुधाकर मेरी उम्र का है, लगभग 50 साल का होगा, और तू उससे शादी करने की बात कर रही है। संध्या ने बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन सुधाकर ने रजनी के मरने के बाद आज तक दूसरी शादी क्यों नहीं की, जबकि आकाश सिर्फ 1 साल का था। आप लोगों को यह बात नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि मैं उसकी पहली पत्नी रजनी हूँ और मेरे लिए ही सुधाकर ने आज तक दूसरी शादी नहीं की, मुझे दिया हुआ वादा निभाने के लिए, और इसलिए भी उनकी शादी नहीं हुई क्योंकि मुझे दोबारा जन्म लेकर उनकी ज़िंदगी में आना था और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बितानी थी। बहुत प्यार करते थे मैं और सुधाकर, लेकिन हम साथ नहीं रह पाए, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी जोड़ी बहुत अच्छी थी और हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे। हमारी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और आकाश हमारे जीवन में आया था और 1 साल का हुआ था। एक दिन मैं छत में कपड़े उतारने गई थी क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और छत पर जमी हुई काई में मेरा पैर फिसल गया और मैं छत से नीचे गिर गई थी और मेरा सर बुरी तरह से फट गया था और बहुत ही खून निकल रहा था। सुधाकर दौड़कर मेरे पास आए थे, आकाश उनकी गोदी में था
सुधाकर ने मेरा सर अपने हाथों में लिया था और मुझसे बोल रहे थे, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बहुत ही तूफानी बारिश हो रही थी और मुझे समझ में आ गया था कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। मैंने सुधाकर से बोला था कि सुधाकर, मैं बचने वाली नहीं हूँ, मेरा अंतिम समय आ गया है। सुधाकर, मैं तुम्हारे साथ अपनी सुंदर जिंदगी बिताना चाहती थी, एक अच्छा परिवार बनाना चाहती थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। हमारा प्यार इस जन्म में अधूरा रह गया। मैं तुम्हारे साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी जी नहीं पाई, लेकिन मैं अपनी निशानी आकाश को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। तुम इसका ख्याल रखना सुधाकर, बहुत प्यार करती हूँ मैं आकाश को। इसकी जिंदगी में कभी सौतेली माँ को मत लाना, नहीं तो मेरे बेटे की जिंदगी नरक हो जाएगी। कुछ भी करना, आकाश को सौतेली माँ के हाथों में मत डालना। तुम उसके लिए नौकर रख लेना जो उसको पालने में तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन भगवान के लिए सुधाकर, कभी भी उसके सिर पर सौतेली माँ का साया मत आने देना। सुधाकर ने बोला, रजनी तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे अलावा मैं किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखता हूँ और तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस तुम थोड़ा सब्र रखो। लेकिन फिर मैंने यानी कि रजनी ने बोला था, मेरे पास वक्त नहीं है सुधाकर, मैं जा रही हूँ। इस जन्म में तो मैं साथ नहीं निभा पाई, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, अपना परिवार बसाना है। मैं जाते जाते भगवान से यही दुआ मांग रही हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर ही जन्म लूँ। मुझे तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना है, मुझे तुम्हारी ही पत्नी बनना है। तुम्हारे जैसा जीवन साथी मुझे कभी नहीं मिलेगा। यही बोलते बोलते मेरे प्राण निकल गए थे सुधाकर के गोद में। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। शायद उसके बाद मैंने आपके घर में जन्म लिया हो और यही सब कुछ धुंधली धुंधली सी तस्वीरें मेरे सपनों में आती थी, लेकिन कभी कुछ समझ में नहीं आया। कुछ धुंधली धुंधली सी आवाज भी सुनाई पड़ती थी, लेकिन कभी कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन आज सुधाकर को देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया, और आकाश को देखते ही और उसका नाम सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि यह मेरा बेटा आकाश है, जिसे पिछले जन्म में मैंने जन्म दिया था। और एक माँ अपने बेटे से कैसे शादी कर सकती है? और जब आप लोगों ने बोला कि आकाश की माँ नहीं है, तब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब मेरे ही सुधाकर है और मेरा ही आकाश है, और उसकी माँ इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने मरते मरते अपने पति सुधाकर से वादा लिया था कि वह अपने बेटे को कभी सौतेली माँ के हाथों में नहीं जाने देंगे। इसलिए सुधाकर ने आज तक शादी नहीं की, और अगर मैं उससे यह वादा नहीं लेती तब भी वह दूसरी शादी नहीं करता, क्योंकि बहुत प्यार करता था सुधाकर मुझे। और वह आज अपनी पत्नी रजनी के याद में अपनी जिंदगी गुजार रहा है और आकाश को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानता है। एकदम सच बोल रही हूँ माँ, मेरी बात मानो, यह सच है और मैं आकाश की माँ हूँ। तो मैं आकाश से शादी कैसे कर सकती हूँ? भले ही मैं पिछले जन्म की माँ हूँ, भले ही मैं उससे उम्र में छोटी हूँ, पर आकाश को मैंने जन्म दिया था। संध्या के मम्मी पापा संध्या की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, पर उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और बोला, यह तुमने हमें किस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया बेटा? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तुम्हारी शादी सुधाकर से कैसे कर सकते हैं? एक वृद्ध व्यक्ति से शादी, एक 50 साल के व्यक्ति से शादी। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भले ही तुम्हारी बात सच हो, पर वह पिछले जन्म की बात थी। ठीक है, तुम आकाश से शादी मत करो, हम तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन सुधाकर से हम तुम्हारी शादी कभी नहीं करेंगे। तुम पिछले जन्म की बातों को पिछले जन्म में ही छोड़ दो। इस जन्म में तो तुम हमारी बेटी हो, हमारी जिम्मेदारी हो। हमारे बारे में भी तो सोचो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। जानते बूझते हम तुम्हारी शादी एक 50 साल के व्यक्ति से कैसे कर दें? यह कभी नहीं हो सकता बेटा। हम इस रिश्ते के लिए मना कर दे रहे हैं, लेकिन सुधाकर से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। संध्या ने बोला, नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। मैं पिछले जन्म में भी सुधाकर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाई। भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है उनके साथ जिंदगी बिताने का। सुधाकर ने भी मेरे साथ जिंदगी नहीं बिता पाई और वह आज भी मुझसे प्यार करते हैं। भगवान ने मुझे दोबारा उनकी जिंदगी में भेजा है, तो हमें साथ रहने दीजिए। पता नहीं फिर हमारा मिलन कब होगा। आप खुद ही सोचिए, अगर ईश्वर यह नहीं चाहते तो सुधाकर और आकाश को ही हमारे घर रिश्ते के लिए क्यों भेजते? कोई और लड़का भी तो आ सकता था,
पर ईश्वर ने भी यही मंजूर किया कि मैं फिर से सुधाकर की जीवन संगिनी बनूं और उनके साथ अपना जीवन बिता पाऊं। इसीलिए आकाश और सुधाकर ही आए हमारे घर में और मुझे पिछला जन्म याद आ गया। एक बार सोचकर देखिए पापा, यह सब कुछ मात्र संजोग तो नहीं हो सकता। संध्या के पापा ने बोला, बेटा तुम्हारी इन बातों पर हम यकीन कर भी ले, लेकिन सुधाकर नहीं करेंगे और ना ही दुनिया करेगी। संध्या ने बोला, वह जरूर करेंगे, क्योंकि अभी उन्हें कुछ पता नहीं। जब मैं उनसे मिलूंगी और उन्हें बताऊंगी तो वह क्या हर कोई यकीन करेगा कि मैं रजनी हूँ। संध्या के मम्मी पापा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह बोले, अब जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन सुधाकर का फोन आया और उन्होंने बोला, आपने आकाश और संध्या के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? संध्या के पापा ने बोला, आप लोग हमारे घर आ जाइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, फोन पर नहीं हो सकती। आप घर आ जाइए, फिर हम बात करते हैं। सुधाकर को बहुत अजीब लगा कि वह फोन पर साफ साफ क्यों नहीं बता रहे कि बात क्या है। फिर भी सुधाकर संध्या के घर गए। वहां पर संध्या के माता पिता ने संध्या की कही सारी बातें सुधाकर को बताई। सुधाकर को सुनकर यकीन नहीं हुआ और वह बोला, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब तो फिल्मी बातें होती हैं। सच में थोड़ी ना कोई दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आ जाता है। तब तक संध्या आ गई और उसने बोला, आ जाता है सुधाकर, और मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारी रजनी हूँ सुधाकर। तुम्हारी गोद में मैंने अंतिम सांस ली थी, कुछ याद है तुम्हें? जाते जाते मेरे आखिरी शब्द यही थे कि हमारे आकाश के लिए कभी सौतेली माँ मत लाना। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, अपना परिवार बसाना चाहती थी, लेकिन भगवान ने मुझे वह मौका नहीं दिया था और शादी के 2 साल बाद ही मेरी मृत्यु हो गई, इसी तड़प के साथ कि मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता पाई। लेकिन जाते जाते मैंने तुमसे दूसरी शादी नहीं करने का वादा लिया था, जो कि आज तक तुमने निभाया है, और शायद मृत्यु के बाद मैं इस घर में पैदा हुई। याद करो सुधाकर, मेरी मृत्यु को 22 साल हुए हैं और हमारा बेटा आकाश 23 साल का है, क्योंकि मेरी मृत्यु के समय वह 1 साल का था और मैं 21 साल की हूँ इस जन्म में, क्योंकि अपनी मौत के 1 साल बाद मैंने इस घर में संध्या बनकर जन्म लिया है। यह सब कुछ मात्र संजोग नहीं हो सकता सुधाकर। सुधाकर ने बोला, यह सब तो सामान्य सी बातें हैं, कोई भी जान सकता है कि मेरी पत्नी की छत से गिरकर मृत्यु हुई थी, मेरी गोद में मेरी पत्नी की जान गई थी। यह सब तो मेरे मोहल्ले में हर कोई जानता है, इसमें नई बात क्या है? मैंने आज तक शादी नहीं की, यह हर कोई जानता है, इसमें नई बात क्या है? अपनी उम्र तो देखो, क्यों ऐसी बचकानी बातें कर रही हो? और मेरी उम्र देखो, क्या तुम्हें लगता है कि पूरी जवानी मैंने शादी नहीं की और अब इस उम्र में आकर एक जवान लड़की से शादी कर लूंगा, वह भी उस लड़की से जिसके लिए मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया था? संध्या ने बोला, तुम्हारा नहीं हमारा बेटा, और एक माँ अपने बेटे से कभी शादी नहीं कर सकती। हाँ, मैं इस जन्म में संध्या हूँ, पर पिछले जन्म में मैं रजनी थी और आकाश को मैंने अपनी कोख से पैदा किया है और मुझे एक एक चीज याद आ गई है। भले ही अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। सुधाकर, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता सकती हूँ जो सिर्फ तुम और मैं जानते थे, तीसरा कोई नहीं जानता। तब तो तुम्हें यकीन होगा ना कि मैं रजनी हूँ। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारी शादी के बाद तुमने मुझे पहला तोहफा क्या दिया था। तुमने मुझे एक मंगलसूत्र दिया था, जो कि मरते वक्त मैंने अपने गले में पहन रखा था। उसके बाद वह कहाँ है यह तुम जानते होगे, शायद तुमने उसे रखा होगा। और तुम्हें गुलाब के फूलों से भयानक एलर्जी है। अगर गुलाब की खुशबू तुम्हारे नाक में चली जाती है तो तुम्हें लगभग 10 दिनों तक कोई और खुशबू नहीं आती। क्या यह बात हर कोई जानता है? तुम्हारे घर में एक खानदानी तिजोरी है जो कि 3 चाबियों से खुलती है, और उसकी 3 चाबियों में से एक तुम्हारे घर में, एक तुम्हारी दुकान में और एक तुम्हारे गले में पहने हुए लॉकेट में रहती है। क्या यह बात हर कोई जानता है? तुम हर महीने अपनी कमाई में से 5% गरीबों को गुप्त दान कर देते हो, जो कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम्हारी पत्नी रजनी जानती थी और अब मैं जानती हूँ। लेकिन सुधाकर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और उसने बोला, हाँ ठीक है, तुमने कई बातें बताई, लेकिन यह कोई असंभव बातें नहीं है, कोई भी जान सकता है कोशिश करने पर। तो मैं कैसे मान लूं कि तुम रजनी ही हो? ठीक है, तुम्हें मेरे बेटे आकाश से शादी नहीं करनी है, मत करो, लेकिन यह बोलकर कि तुम रजनी हो, मैं तुम्हें रजनी की जगह नहीं दे सकता, वह भी इस उम्र में, और तुमसे शादी तो कभी नहीं कर सकता। कहकर सुधाकर जाने लगा।
तो संध्या ने बोला, यह बातें कोई भी जान सकता है थोड़ी कोशिश करने पर तुम्हारे पीठ पर एक बहुत बड़ा तिल है जिस पर एक बार मेरा नाखून लग गया था और बहुत खून निकला था उससे। यह बात तो हर कोई नहीं जान सकता ना। और तुमने एक बार मुझे लाल रंग की एक बनारसी साड़ी लाकर दी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसमें असली सोने और चांदी के तारों से काम किया गया था। और मैंने बोला था बहुत खूबसूरत साड़ी है और मुझे मेरी बहू के लिए भी ठीक ऐसी ही साड़ी चाहिए। और तुमने बोला था हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बहू के लिए इससे भी ज़्यादा भारी साड़ी लेंगे और पहले उसका समय तो आने दो। और हम दोनों हंसने लगे थे। यह मेरी फेवरेट साड़ी थी जो कि अक्सर तीज त्योहारों पर मैं पहना करती थी और शायद आज भी तुमने संभाल कर रखी होगी क्योंकि मेरी फेवरेट थी। यह बात भी हर कोई जानता है क्या? कितना समय बीत चुका है सुधाकर, हो सकता है बहुत कुछ बदल गया हो तुम्हारे घर में और तुम्हारी दुकान में और तुम्हारी जिंदगी में भी, लेकिन मेरे समय में जो कुछ भी था, जैसा भी था, वह सब मुझे बिल्कुल ठीक से वैसे ही आज भी याद है। तुम्हारी दुकान कैसी थी, तुम्हारा घर कैसा था, अपने हाथों से उस घर को सजाया था मैंने। अपनी शादी के बाद 2 ही साल तो बिताए थे हमने साथ कि मैं यह दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन उन 2 सालों में ही बहुत अच्छी ज़िंदगी जी थी हमने। उस वक्त तुम्हारा घर, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी ज़िंदगी जो कुछ जैसी भी थी, उसके बारे में मैं तुम्हें एक एक बात बता सकती हूँ। अब संध्या की बातों पर सुधाकर को थोड़ी हैरानी हो रही थी क्योंकि उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ और सिर्फ रजनी को ही पता थी और सुधाकर की हैरानी से संध्या की ओर देख रहा था। तभी संध्या ने बोला, आकाश को जन्म देने के बाद तुमने पहली बार आकाश को अपने गोद में लिया था तो तुम्हारे पहले शब्द यही थे कि रजनी, तुमने आज मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। उस वक्त अस्पताल के कमरे में बस तुम और मैं थे। कुछ याद आया? आकाश की डिलीवरी के वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और तुम चाहते थे कि मैं ऑपरेशन करवा लूं, लेकिन मैंने कहा था नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना हो। और मैंने बहुत ज़्यादा दर्द सहकर आकाश को सामान्य तरीके से ही जन्म दिया था। ठीक रात के 2:48 पर आकाश हमारी गोद में आया था, याद है ना सुधाकर? अब तो सुधाकर को यह सारी बातें सुनकर यकीन हो गया कि वह रजनी ही है। सुधाकर ने बोला, मैं मान गया कि तुम मेरी रजनी ही हो, संध्या नहीं हो तुम। आकाश की माँ रजनी हो, लेकिन फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। यह समाज क्या कहेगा कि एक बुढ़े ने झूठी कहानी गढ़कर एक जवान लड़की से शादी कर ली। हमारा बेटा आकाश क्या कहेगा? आकाश तब तक आकर पीछे खड़ा हो चुका था और उसने रजनी की सारी बातें सुनी थी। आकाश ने बोला, पापा मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी माँ कैसी थी क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तभी माँ गुजर चुकी थी। मैंने सिर्फ उनकी तस्वीर देखी थी। लेकिन आज संध्या जी की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि यही मेरी मम्मी होंगी। हमें नहीं पता था, इसलिए हम यहाँ रिश्ता लेकर आ गए। ना ही इन्हें पता था क्योंकि इस जन्म में तो वह मेरी हमउम्र है। लेकिन उनकी सारी बातें मैंने सुनी और मुझे यकीन हो गया कि यह मेरे पिछले जन्म की माँ रजनी है जिन्होंने मुझे जन्म दिया। दुनिया को जो बोलना है बोलने दीजिए। पापा, पूरी जिंदगी आपने अकेले गुजारी है और मैंने बिना माँ के। अब मुझे मेरी माँ का साथ चाहिए और आपको भी आपके जीवन संगनी का साथ मिलना ही चाहिए, जिनको दिए वायदे के लिए आपने आज तक दूसरी शादी नहीं की और वह दूसरा जन्म लेकर आपके लिए आ गई हैं। भगवान को भी आप लोगों के ऊपर तरस आ गया, इसलिए तो उन्होंने दूसरा जन्म देकर आपके जीवन संगनी को दोबारा आपके जीवन में भेज दिया। सच कह रही हैं संध्या जी या फिर मेरी माँ कि यह मात्र संजोग नहीं हो सकता कि हम रिश्ता लेकर इसी घर में आए। आपका और माँ का पुनर्मिलन होना था, इसलिए हम इस घर में आए। कारण भले ही मैं बना, लेकिन यहाँ पर आना आपके और आपके पिछले जन्म के जीवन संगनी रजनी के मिलन के लिए था, जो कि आपके मिलन के लिए ईश्वर का बनाया हुआ एक रास्ता था और यह ईश्वर का रचा हुआ एक खेल था जिसमें आप लोगों का पुनर्मिलन लिखा हुआ था। दुनिया को जो बोलना है बोलने दीजिए। दुनिया के लिए आप अपनी खुशियों का त्याग क्यों करेंगे? आप दोनों की शादी जरूर होगी, आपका बेटा करवाएगा आप लोगों की शादी, लेकिन हाँ, माँ के इस जन्म के माता पिता की मर्जी के बिना नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि अपनी बेटी की खुशियाँ तो वह जरूर चाहेंगे। इतना कुछ सुनने के बाद तो शायद उन्हें भी यकीन हो ही गया होगा कि उनकी बेटी सच बोल रही है और पिछले जन्म में
जो साथ उनको नहीं मिल पाया, जिस परिवार का प्यार वह भोग नहीं पाई, जिस बच्चे को जन्म देने के बाद उसे प्यार नहीं कर पाई, उसका लालन पालन नहीं कर पाई, उनके माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि जब भगवान ने उन्हें दूसरा मौका दिया हो तो उस मौके को वह उनसे छीने। यह कहकर आकाश ने संध्या के माता पिता की ओर देखा। संध्या के माता पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। जब भगवान ने हमारी बेटी को दोबारा मौका दिया है अपने पति और बेटे के साथ जीवन गुजारने का, तो हम कौन होते हैं भगवान के फैसले को बदलने वाले। संध्या और सुधाकर की शादी जरूर होगी, या सुधाकर और रजनी की शादी जरूर होगी, और हमारी बेटी को उसका खोया प्यार, उसका खोया परिवार जरूर मिलेगा। और जो सुख वह पिछले जन्म में नहीं भोग पाई, उस सुख को वह इस जन्म में जरूर भोग पाएगी। इस तरह से संध्या के माता पिता भी संध्या और सुधाकर की शादी के लिए तैयार हो गए और बहुत ही हंसी खुशी से संध्या और सुधाकर की शादी कर दी। हाँ, लोगों ने और रिश्तेदारों ने कुछ बातें जरूर बनाई। कुछ लोगों ने इस पुनर्जन्म को सच माना। कुछ लोगों का कहना था कि संध्या की खूबसूरती देखकर सुधाकर उसकी खूबसूरती पर फिसल गया और बेटे की जगह खुद शादी कर ली। कुछ लोगों का कहना था सुधाकर की धन दौलत देखकर संध्या ने सोचा कि बेटे से शादी करने से अच्छा है इसके पिता से शादी कर ली जाए और सीधा मालकिन बन जाया जाए। जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन इससे संध्या, सुधाकर और आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही संध्या के माता पिता को, क्योंकि संध्या खुश थी और उन्हें अपनी बेटी की खुशियों से अधिक क्या चाहिए था। आकाश खुश था, उसे उसकी माँ मिल गई थी। संध्या और सुधाकर खुश थे क्योंकि सुधाकर को उसकी जीवन संगनी रजनी मिल गई थी संध्या के रूप में, और संध्या को उसके पिछले जन्म का प्यार और परिवार मिल गया था सुधाकर और आकाश के रूप में। भगवान का दिया हुआ एक सुनहरा मौका वह कभी नहीं गंवाना चाहते थे। और संध्या विदा होकर अपने ही घर आ गई और यहाँ एक नई कहानी की शुरुआत हुई कि जिस घर से उसकी अर्थी निकली थी उसी घर में आज फिर उसकी डोली आ गई।